नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द एग्जाम अफेयर्स में। और इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैथ क्वेश्चंस लाया हूं जो कि JSSC CGL जब 28 जून 2015 को हुआ था तो उसमें किस प्रकार के मैथ्स पूछे गए थे, वे सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर अभी दिखाया जाएगा। तो अगर आप JSSC से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को देखें और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इससे फायदा हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, दो ट्रेन की गति का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 5 घंटों में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। 4:5 है। क्या है यह अनुपात? गति का अनुपात है। गति का अनुपात 4:5 है और दूसरा ट्रेन का गति दिया हुआ है। गति इस मायने में दिया हुआ है क्योंकि अब दूरी बटे समय गति निकल जाएगा। गति बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से निकल जाएगा 600/5 बराबर 120 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए 5 का मतलब 120 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि दूसरा ट्रेन का गति दिया हुआ है। अब 4 का मतलब निकालना है तो एक ही नियम लगा देंगे। 5 यूनिट्स का मतलब है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, 120/5 गुना में 4। इसको कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 चौका 20। अब 24 गुने 4 आ गया। 24 गुने 4 अब जानते हैं 96 होता है। 96 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। तो इतना आसान क्वेश्चन आपके लिए था। मैं आपको समझाने के लिए इतना सब किया, लेकिन अगर आप खुद करते तो आपका लगभग 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 100 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी विज्ञान में और 80 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी विज्ञान और गणित दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे? तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है जिस डायग्राम से बनाया जाता है उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो आसानी से इस क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप इसको। यहाँ पर 2 गोला खींचते हैं हम, 2 गोला खींचते हैं। यहाँ बोला गया है कि 60 विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ, तो यहाँ साइंस लिख दिए, यहाँ मैथ लिख लिए, यहाँ 60 लिख दिए, साइंस में 60 और 80 मैथ में। अब टोटल कितना होगा? 100 विद्यार्थी है, तो इस जो स्क्वायर मैंने बनाया इसमें टोटल 100 हो जाएगा। अब पास का हमने बीच में बनाया है, तो फेल वाला किधर रहेगा? 5 विद्यार्थी जो है दोनों में ही फेल रहा है, तो बाकी वाला एरिया जो बचा स्क्वायर और ओवरलैपिंग एरिया छोड़ के वो 5 कवर करेगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे, अब यहाँ सिंपल मैथ करना है, आप कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए ये ओवरलैपिंग एरिया है, तो इसको एक बार ही जोड़ना होगा अगर केवल टोटल पास हमको निकालना है तो साइंस में कितना? 60 पास हुआ प्लस 80 पास हुआ मैथ में, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़े तो ये ओवरलैपिंग एरिया जिसमें हम दिखाएं आपको यहाँ पर, वो 2 बार जुट गया, तो उसके लिए उसको एक बार हटाना होगा, मतलब -x करना होगा। x ये ओवरलैपिंग एरिया है और यही बताता है कि कितने स्टूडेंट जो है साइंस और मैथ दोनों में पास हुए हैं, तो उसमें x घटा दिए। अब प्लस 5 जो अनुत्तीर्ण हुए थे, बाहर जो है 5। अब टोटल मिला के कितना विद्यार्थी है? 100 है। अब यहाँ से इक्वेशन आ गया, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना है? x बराबर हो जाएगा 4 14 और 145। 145 में 100 घटा दीजिए, 145 में 100 आ गया कितना? 45। तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन, अगर आप अपना दिमाग संयम में रखें तो आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए और बी की औसत आय 1500 रुपये है, बी और सी की औसत मासिक आय जो है 2500 रुपये है, ए और सी की औसत मासिक आय 3000 रुपये, तो ए की मासिक आय क्या होगी? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिया गया है a + b/2, जहाँ a मतलब a का औसत, a का मासिक आय है, तो औसत आय इस प्रकार से निकालते हैं a + b/2 कर देंगे 1500
दूसरा इक्वेशन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2500, और तीसरा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3000। ये औसत आय जो मासिक दिया हुआ है वो हम निकाल लिए। अब यहाँ से, अब यहीं से इक्वेशन अगर लिखें तो a प्लस बी पहला इक्वेशन से कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 15 दूना 30 3000। अब b प्लस सी उसी प्रकार करेंगे, इज इक्वल टू 2500 गुना 2 5000, और a प्लस सी इज इक्वल टू 6000। अब आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा है a का मासिक आय कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, a का मासिक आय पूछ रहा है। यहाँ पर 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है a b c, आराम से इसका आंसर निकाला जा सकता है। दूसरा और तीसरा जो इक्वेशन है इसको और इसको आपस में घटा दीजिए, a माइनस बी यहाँ से निकल जाएगा। ये तीसरा इक्वेशन थर्ड माइनस 2 करिए, तो यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 6000 में 5000 कितना 1000 बचेगा। अब ये जो इक्वेशन आया a माइनस बी इज इक्वल टू 1000 और a प्लस बी इज इक्वल टू 3000, तो उन दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 3000 और a माइनस बी इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a, दोनों को जोड़ रहे हैं, 2a इज इक्वल टू 4000, अब a इज इक्वल टू 2000, राइट आंसर 2000। तो 2000 रुपये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी आसान प्रश्न था, केवल 3 इक्वेशन लिखना था और वहाँ से आपका a का वैल्यू यानी कि a का मासिक आय निकल जाएगा, क्योंकि औसत आय 2 मिला करके दिया हुआ, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, उसको सॉल्व किया और आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, a एक कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, केवल b उसी कार्य को 50 दिनों में करता है। a 12 दिन काम करता है और उसके बाद चला जाता है, शेष कार्य को b को करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये भी इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमेशा कंपटीशन में आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैन इंटू डे का फार्मूला लगाना है। अब देखिए a जितना काम कर सकता है, a इंटू 12 दिन काम किया प्लस b इंटू कुछ दिन काम किया, मान लिए हम कुछ भी दिन d डे काम किया इज इक्वल टू 1, टोटल काम 1। अब a जो है, a का क्षमता क्या है, 60 दिन में करता है एक काम को, तो एक दिन में 1/60 काम करेगा, तो यहाँ 12/60 हो जाएगा, प्लस b का एफिशिएंसी कितना है 1/50 एक दिन में, इंटू d इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से निकाल लीजिए d इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ काटिएगा तो 1/5 आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू d/50 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये आ गया d/50 इज इक्वल टू 5 में 1 4/5, 5 दे हैं 50 कट गया और d इज इक्वल टू कितना हो गया 40, मतलब b को शेष काम करने में 40 दिन लगेगा। ये हो गया राइट आंसर। और यहाँ पर इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, वो तरीका ये है कि पहले a कितना काम कर ले रहा है उसको मालूम कर लीजिए। a कितना काम 12 दिन काम कर रहा है और एफिशिएंसी कितना है 1/60, मतलब 1/5 काम कर ले रहा है वो 12 दिन में। अब बचा कितना काम, 4/5 काम बचा, और इसको करना है किसको, b को, तो b का एफिशिएंसी 1/50। अब मान लीजिए d डे में कर रहा है 1/50, यहाँ देखिए सेम चीज़ आ जाएगा, 10 से कैंसिल होगा। अब यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 दे हैं 40, तो दोनों ही नियम से 40 आंसर इसका हो जाएगा। इतना आसान ये प्रश्न था। आगे बढ़िए, 5वां प्रश्न, एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 640 मीटर और लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 3:1 है, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए 3:1 है लंबाई चौड़ाई का अनुपात, और परिधि दिया हुआ है, परिधि मतलब 2 टाइम्स a प्लस b, ये होता है आयताकार क्षेत्र का, इज इक्वल टू 640, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 640 का आधा 320, a प्लस बी आ गया, और a और b में रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, a को 3 मान सकते हैं और b को 1,
तो इसको करते हैं, इसको क्या है 3x कर लेते हैं और इसको x, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए 4x इजिकल टू 320, x इजिकल टू 80, x 80 निकल गया। अब क्षेत्रफल एरिया, एरिया क्या होता है a इंटू बी, आयताकार क्षेत्र के लिए a इंटू बी कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स, यानी कि 3x स्क्वायर। अब x का वैल्यू 80 है आपके पास, 3 इंटू 80 का स्क्वायर इजिकल टू 3 इंटू 88 64। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो इधर, 3 चौक 12 के 2 और 6 18 और 1 19, 192 पर 2 जीरो, इतना वर्ग मीटर जो है इसका आंसर आएगा। कौन सा आंसर है, ए है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे CGL में, और आप अगर थोड़ा सा भी मैथ पढ़ लें तो आप आसानी से मैथ के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, डी रोमन अंक क्या निरूपित करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। तो ये निरूपित करता है 500 को। आप जानते हैं x निरूपित करता है किसको, 10 को, L निरूपित करता है किसको, 50 को, C निरूपित करता है किसको, 100 को, D किसको, 500 को, और M निरूपित करता है 1000 को। ठीक है, ये सब याद रखने वाली चीज़ है रोमन अंक के लिए। कम से कम आप 1 से 1000 तक इतना याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि D का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य क्वेश्चन, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मतलब बस दे दिया आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान, आप देख लीजिए। आम के 9 पेड़ में एक सीधी रेखा में है, प्रत्येक आम के पेड़ के मध्य की दूरी 2.5 मीटर है, दिया हुआ है। पहले और 9वें पेड़ के मध्य की दूरी क्या होगी? ठीक है, 9 पेड़ बना लीजिए, ऐसे 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 9 को, जितना भी है। मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा पेड़ है, ये तीसरा पेड़ है। पहले और दूसरे पेड़ का दूरी कितना है, 2.5, ये 2.5। अब पहले और तीसरे पेड़ का निकाले, तब इधर से निकाल लेते हैं, वो कितना है 2.5 इंटू 2, पहला और तीसरा का। तो उसी प्रकार क्योंकि पहला और तीसरा का 2.5 को 2 से गुना करना पड़ रहा है, समझिए 1 और 3 के बीच क्या कैसे निकाल रहे हैं हम डिस्टेंस, 2.5 इंटू 2। तो 1 और 9 के बीच कैसे निकलेगा, 2.5 इंटू 8। इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 और 20 आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। नहीं, अब कैसे निकालना है वो यहाँ हमको दिखा दिया। आप 1 से 3 का डिस्टेंस हम 2.5 इंटू 2 निकाल रहे हैं, तो 1 से 9 का डिस्टेंस जो है 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, या 9 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो 20 मीटर इसका राइट आंसर। केवल एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा है आपका, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 30 वर्ष अधिक है, अभी मतलब वर्तमान में 30 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु बेटे की आयु की तिगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो 5 साल पहले मानते हैं कि बेटा का आयु x था, ये क्या है 5 साल पहले बेटा का आयु x मान लिए, और तब पिता का आयु कितना हो जाएगा 5 साल पहले 3x। अब बोल रहा है कि अभी वर्तमान में 30 वर्ष अधिक हो गया है पिता की आयु पुत्र से, तो उसको निकाल लीजिए। अभी वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, पिता का 3x + 5 और बेटा का x + 5, 5 साल ऐड हो जाएगा ना, 5 साल पहले इतना था, 5 ऐड हो जाएगा। अब बोल रहा है 30 वर्ष अधिक है, तो अब दोनों को घटा दीजिए, इसमें इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3x + 5 माइनस x + 5, ये घटा दिए। अब इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 30, तो यहाँ से घटाएंगे तो 2x = कितना आ जाएगा 30, x = 15। अब पूछ रहा क्या, पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु यही ना है, 5 वर्ष जोड़ के पुराना आयु में आप 3x + 5 निकाल दीजिए। 3x 15 तो ये 45 + 5 = 50 साल हो जाएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या है 50 साल।
ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो देखिए कितने आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस 5 साल पहले मैंने मान लिया और बाद में ऐड कर दिया, घटा दिया, हो गया, आ गया आंसर 50 साल। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमकर वामावर्त 180 डिग्री घूम जाता है, तत्पश्चात उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। अभी वह किस दिशा की ओर देख रहा है? तो सबसे पहले देखिए बनाते हैं इसका डायरेक्शन का डायग्राम। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आप देख पा रहे हैं किधर सबसे पहले किधर फेस कर रहा था? उत्तर पश्चिम की ओर, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सबसे पहले इधर देख रहा था। पहला नंबर का डायरेक्शन इसका ये है। अब क्या करता है? वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। तो सब उसके बाद 90 डिग्री घूमेगा, देखिए दक्षिणावर्त तो इधर हो जाएगा, 90 डिग्री घूम गया। तो दूसरा पोजीशन इसका इधर फेस करने लगा। फिर कहता है कि उसके बाद वामावर्त 180 डिग्री घूम जाता है, मतलब यहाँ से वामावर्त घूमता है, मतलब इस साइड 180 घूमेगा तो इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा। अब यहाँ फेस करने लगा वो आदमी। ठीक है, तत्पश्चात उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है। अब ये तीसरा पोजीशन हो गया। अब यहाँ से और 90 डिग्री घूम जाता है, ये 90 डिग्री घुमा दिए इसको और। तो अब किधर फेस कर रहा है? इधर। देखिए ये कौन सा दिशा है? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। ये चौथा पोजीशन और फाइनल पोजीशन है इसका। तो इस प्रकार से घुमा घुमा के आप फाइनल पोजीशन, चौथा पोजीशन वो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट आ रहा है। देख लीजिए, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट आ गया, दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर है। तो ये भी देखिए इतना आसान क्वेश्चन ये भी था। तो मैथ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बेसिक एप्टीट्यूड आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जा रहा है। इसीलिए हमने आपके लिए केवल मैथ के क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको मैथ का अंदाज़ा लग जाए। अगला क्वेश्चन, वह 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे 2, 3 या 4 से विभाजित होने पर शेषफल 5 रहता है? तो 2, 3 या 4 इनसे विभाजित करने पर शेषफल 5 आना चाहिए। तो 2 से किसी संख्या को विभाजित करने पर तो शेषफल 5 आ ही नहीं सकता है। तो ये लगता है कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में। यहाँ पर देख रहे हैं कितना भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 119, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 5 आएगा? कभी नहीं आएगा। 2 से डिवाइड करने पर किसी भी संख्या को मैक्सिमम जो शेषफल आ सकता है वो बना सकता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम शेषफल 2 आ सकता है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम शेषफल 3 आ सकता है। तो 5 तो आने का सवाल है नहीं, इसलिए एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो छोड़ने के लिए आते हैं एग्जाम में, आप उसको बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है। इतना ही मैथ का क्वेश्चन आया था आपके जेएसएससी सीजीएल 2015 में, लगभग 11-12 क्वेश्चन था। उसके बाद रीजनिंग भी था, तो हमने यहाँ केवल मैथ कवर किया है। बोल रहा है कि 120.3 मीटर भुजा की वर्गाकार भूमि के एक कोने में एक बकरी 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, वह कितने क्षेत्र पर चर सकती है? ठीक है, तो इसको बना लीजिए। वर्गाकार है, वर्गाकार खेत यहाँ बना दे रहे हैं हम आपका, ये बन गया। यहाँ मान लीजिए बकरी बंधा हुआ है। अब बकरी का कितना है लंबाई? 14 मीटर है। ये इस तरह का एक सर्कल में चर सकता है, इस तरह का एक सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल में चर सकता है। ये 14 मीटर है, लेकिन इसका पूरा भुजा का लंबाई कितना है? 120.3 मीटर। तो 120 मीटर से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा बकरी जो है 14 मीटर तक ही चरेगा। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। ये देखिए, ये वाला एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पहले निकाल लीजिए और उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं आ जाएगा आंसर? बिल्कुल आ जाएगा। हमको पूरे भुजा से, वर्ग का भुजा से कोई मतलब नहीं है, केवल हम पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ देखिए, 1/4 सर्कल का 1/4 ही चल रहा है ना, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर इजिकल टू 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? 14 गुने 14। ये 14 मीटर जो है रस्सी की लंबाई है,
उसी के सर्कल में एक घूमकर चरता रहेगा। तो खेत तो इतने हैं, जितना खेत है उतना निकालेंगे हम, खेत तो वर्गाकार है, तो जितना एरिया हम दिखाएं आपको उतना ही चरेगा वो। तो इसको निकालते हैं, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 2 11। अब 14 को 11 से गुना करिए, आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर जो है एरिया ये बकरी चर पाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, ताकि अन्य GCCL के जैसे JSSC CGL के स्टूडेंट्स जो हैं इसमें जुड़ पाएँ और उनको पता चले कि मैथ में इस तरह के इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ अगले वीडियो में। चलिए।